Hello friends, today we are going to discuss about the questions of regarding with JEE and NEET for the chapter number 10 wave optics. Just read the question number 1 carefully. The which of the given phenomenon is based on the fact that light waves are transverse electromagnetic waves. अगर हम क्लासिफिकेशन याद करें फॉर द वेव, देन basically four types of waves: mechanical, non-mechanical, longitudinal and transverse wave. तो यहाँ पर कौन से फिनोमिनन इंडिकेट करती है कि लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर? तो याद करो कि इंटरफियरेंस कौन से टाइप की वेव्स का पॉसिबल है? तो बोल सकते हैं कि इंटरफियरेंस ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों के लिए है. Diffraction, it is possible for longitudinal and transverse wave. But polarization याद करो, हमने उसमें बोला था क्लियर कट कि longitudinal wave cannot be polarized. Longitudinal means sound wave. Sound wave cannot be polarized. इसका मतलब अगर कोई भी वेव का पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन होता है मतलब इट मस्ट बी ट्रांसवर्स वेव. Okay, then polarization is the true test कि given wave is transverse in nature. Okay, तो first one के लिए हम बोल सकते हैं कि polarization वही इंडिकेट करे कि given wave जो है वो transverse wave. Okay, so second, if AB is incident wave front, then refracted wave front कैसा होगा? अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा, ये हमारा बायोकॉन्वेक्स लेंस, इंसिडेंट पैरेलल रेस, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा दैट इज प्लेन वेव फ्रंट. पैरेलल रेस का वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है. ओके, अब अगर कोई भी ऐसे जो रेज है, पैरेलल रेज पास हो जाए, प्लेन वेव फ्रंट पास हो जाए थ्रू द लेंस, तब उसका शेप कैसा होगा? तो यहाँ पर पहले एक्चुअली वेव के लिए सोचते हैं कि सपोज ये जो पैरेलल रेज है वो यहाँ पर ऐसे फोकस होगी. अगर थर्ड वेव भी सोच ले तो कुछ ऐसी, देन इट इज फोकस एट द पॉइंट. क्योंकि पैरेलल रेज अगर लेंस से पास हुई तो कोई भी पॉइंट पर फोकस होती है. तो अब ऐसे शेप से रिलेटेड वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? तो वेव फ्रंट ऐसा मिल जाएगा हमें स्फेरिकल. ओके, जिसको हम बोल सकते हैं ए डैश बी डैश. जिस डायरेक्शन में रेस रिफ्रैक्टेड होती है ऐसा शेप होगा. ओके, आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर हम यहां पर कॉनकेव सोचे और इसमें जो भी रेज अगर हम सोचे कि पैरेलल रेज है मतलब वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, तो ये जो रे है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस वो डेविएट होगी. ओके, तो वो जो डेविएट होगी तो इसका फोकस हमें यहाँ पर मिलेगा इस साइड पर, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव. तब इसका जो भी शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा. तो जो भी टाइप का लेंस है उस हिसाब से शेप जो है स्फेरिकल वेव का कुछ डिफरेंट हो सकता है. ओके, तो यहाँ पर फॉर कॉन्वेक्स लेंस देन ऑप्शन बी बोल सकते हैं हम. अगर कॉनकेव हो तो ए हो सकता है. ओके, चलो नंबर 3, इफ source of light is moving away from the stationary observer, then the frequency of the light wave appears to be changed because of कौन सी इफेक्ट? डॉपलर, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, नन ऑफ दिस. तो हमने वैसे 11th में भी डॉपलर इफेक्ट पढ़ी हुई कि व्हेनेवर देयर इज ए
relative velocity between source and listener, observer, there is a change in the frequency. The frequency experienced by the listener is slightly different from the frequency produced by the source. Okay, तो जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, दिस इज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट. Number 4, the source of light is moving towards observer with the relative velocity of 3 km/s. The fractional change in the frequency of the light observed is, मतलब जो डॉपलर इफेक्ट में चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसका हमारे पास फॉर्मूला है. अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट क्या बोलेंगे? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम? v/c, है ना? इट इज v/c. देन द रिलेटिव वेलोसिटी इज 3 km/s. मतलब 3 किलोमीटर में 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 into 10⁸, इट इज 10⁻⁻5. ओके, तो ये जो है फ्रैक्शनल चेंज पूछा है, तो फ्रैक्शनल चेंज यही हुआ डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डेल्टा न्यू बाय न्यू. ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 10⁻⁵. Number 5, 2 waves, light waves, interference constructively at point P. The total phase difference between two waves at point P may be 0 होगा, 2π होगा, 4π होगा, कि कोई भी हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दिस. तो यहां पर बोला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोल रखा है. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए टोटल फेज डिफरेंस पूछा हुआ है, तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है ना? अगर हम सोचेंगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इज n लैम्बडा. और अगर हम फेज डिफरेंस सोचे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, यहां पर हम लैम्बडा की जगह पर 2π ले सकते हैं. देन इट इज 2nπ. ओके, यू कैन से n 2π. तो अब n की वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 लोगे तो क्या मिलेगा? 0. 1 लोगे तो 2π, 2 लोगे तो 4π. मतलब कोई भी यहां पर मिल सकता है, मतलब 5 के लिए होगा ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए चलेगा. कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस टोटल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, तो 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है, 4π भी हो सकता है. ओके, 6π, 8π, बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं. नंबर 6, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव इज 100π. देन पाथ डिफरेंस इज, मतलब यहां पर हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन याद करना पड़े. तो ऐसा बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच फेज डिफरेंस. ये रिलेशन याद करो कि पाथ डिफरेंस है वो कितना फेज डिफरेंस हो सकता है. तो यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज लैम्बडा अपॉन 2π. के पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज लैम्बडा अपॉन 2π फेज डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों को इसे कंपेयर करो मिल जाएगा हमें. लैम्बडा की जगह पर ऐसे 2π रख दो. ओके, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π फेज डिफरेंस. तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना दिया हमें? 100π. इसका मतलब अगर यहां पर हम सोचे देन
पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 100 पाई। तो कितना हो जाएगा ये 50 लैम्बडा। ओके, बस रिलेशन याद करो, इजी हो जाएगा। नंबर 7, then two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emitting light of wavelength lambda. The separation between sources 2 lambda. The smallest distance between S2 on a line passing through S2 and perpendicularly to S1 S2 where the minimum intensity occur is। देखो यहाँ पर 7 से रिलेटेड अगर हम सोचे तो पहले उसका डायग्राम सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या पूछा है हमें यहाँ। तो रिलेटेड विथ 7 देखो क्या है उसके अंदर, two coherent sources S1 S2 vibrating in phase emitting wavelength lambda. The separation between two sources 2 lambda. The smallest distance from S2। इसका मतलब अगर हम ऐसा बोल दें कि these two sources S1 and S2 then distance between them is 2 lambda और S2 से जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर अगर हम स्क्रीन सोच ले तो एक रे ऐसी आएगी एट पॉइंट P और S1 से ऐसी कोई रे आएगी S1P in which is perpendicularly to the S1 S2। S1 S2 से ये जो लाइन अगर मैं खींचे ये डिस्टेंस होगा 2 लैम्डा और ये हमें चाहिए उसका डिस्टेंस x, द मिनिमम इंटेंसिटी एट अकर एट पॉइंट P। तो बस इसका पाथ डिफरेंस ले और पाथ डिफरेंस से यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर अब पाथ डिफरेंस सोचे हम, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा S1P माइनस S2P। S2P तो x है, व्हाट अबाउट S1P? तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसलिए पाइथागोरस लगा दो, तो S1P का क्या होगा डिस्टेंस, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन का रूट, मतलब रूट तो होगा है, S2P होगा x। अब क्या होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर। ओके, है समझ में? अब यहां पर हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पासिंग थ्रू द S1 S2 लाइन पर बोला है वेयर द मिनिमम इंटेंसिटी अकर। तो मिनिमम इंटेंसिटी, तो पाथ डिफरेंस मिनिमम इंटेंसिटी के लिए अगर हम सोचे कि मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, तो ये बोल देंगे हम डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 और उसमें भी हमें बोल रखा है उसमें भी मिनिमम इंटेंसिटी। इसका मतलब कंसीडर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 लोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब लैम्बडा बाई 2। ओके, यहाँ पर अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी के लिए 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 ले लें और उसमें भी मिनिमम के लिए 1 सोच ले तो 1 का क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 1 इट इज लैम्बडा बाई 2। ओके, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज लैम्बडा बाई 2। है समझ में? ये फॉर्मूला है हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2।
उसमें मिनिमम कर होते हैं इज इक्वल टू 1 लोगे तो ये पाथ डिफरेंस ही होगा लेमड़ा बाई 2। बस इसको अब तुम्हें सॉल्व करना है पूरा और x की वैल्यू डिराइव करनी है। तो पहले ऐसे करते हैं, ये जो है यहाँ पर हम ला दें तो प्लस हो जाएगा, तो लेमड़ा बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेमड़ा स्क्वायर 1/2। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग both the sides। देन यहां पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेमड़ा बाई 2 प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बस इसका तो रूट निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेमड़ा स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस b होल स्क्वायर जैसा, देन इट इज लेमड़ा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x लेमड़ा बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेमड़ा स्क्वायर। तो वैसे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेमड़ा स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 2 कैंसिल, इट इज एक्स लेमड़ा इज इक्वल टू 4 लेमड़ा स्क्वायर। ओके चलो यहाँ पर एक लेमड़ा हम कॉमन निकाल दे तो लेमड़ा कैंसिल, देयरफॉर इट इज लेमड़ा बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू 4 लेमड़ा। देन कैलकुलेट अबाउट द x, 4 लेमड़ा माइनस लेमड़ा बाई 4, तो ये हो जाएगा 16 लेमड़ा माइनस लेमड़ा इट इज 15 लेमड़ा बाई 4। तो मिनिमम के लिए हम बोल सकते हैं 15 लेमड़ा बाय 4। तो वेयर द मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स मींस 15 लेमड़ा बाय 4। ओके आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे हम यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड x का डिस्टेंस कर सकते हैं। चलो लिख देना ये वीडियो पॉज करके। ओके चलो नंबर 8 क्या बताया हमें, 2 waves, light waves superposing at the midpoint of the screen coming from the coherent sources, and the phase difference is pi radian. Their amplitude are 2 centimeter each. The resultant amplitude at the given point is, देखो यहाँ पर 2 ऐसे लाइट वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड सेम है 2 सेंटीमीटर फॉर ईच, द फेज डिफरेंस इज पाई, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे फोर्स की फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। तो cos phi is the phase difference। ओके तो फेज डिफरेंस क्या दिया हमने पाई, और ऐसा बोल सकते हैं कि हियर A1 और A2 सेम है, जिसको बोल दो इसको एडस बोल दो, दिस इज A। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख देंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर cos पाई की वैल्यू क्या होती है, तो cos पाई इज -1, cos पाई इज -1 मतलब -2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। ओके चलो नंबर 9, the ratio of maximum minimum intensity of the two sources 4:1, the ratio of their amplitude is, देखो मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल रखा है, मैक्सिमम टू मिनिमम
is 4:1. ओके, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है? मतलब जहां कहीं पर भी वेव सुपरपोज होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? तो ऐसा बोल सकते हैं कि whenever crest with crest या trough with trough superpose, that amplitude maximum, intensity will be maximum because intensity is directly proportional to the square of the amplitude. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है मतलब क्रेस्ट विथ क्रेस्ट या ट्राफ विथ ट्राफ होगा सुपरपोज, मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा दोनों का उसका हम एडिशन कर सकते हैं। मिनिमम कब होगा? तो क्रेस्ट विथ ट्राफ आएगा या ट्राफ विथ क्रेस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हम बोलेंगे यूजिंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो है, मैक्सिमम के लिए क्या होगा? a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square is 4:1. आया समझ में कि नहीं? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखना है तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए एडिशन होगा एम्पलीट्यूड का और मिनिमम के लिए माइनस होगा। तो क्या बोल सकते हैं? a1 plus a2 divided by a1 minus a2 is 2:1। इसका मतलब कि किसी का भी एडिशन ऐसे 2 होगा और माइनस जो होगा वो 1 होगा, उसके लिए a1 और a2 का वैल्यू क्या हो सकते हैं? तो ऐसा बोल सकते हैं कि a1 upon a2 is 3:1। अब करो a1 प्लस a2 कंपोनेंटो बाय डिविडेंडो करो, इसका तुम a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 करोगे तो ये ऊपर आएगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2, तो 4/2 मतलब 2/1 ही हुआ कि नहीं? आया समझ में? तो यहां से तुम्हें ये आंसर सोचना होगा कि पूछा है हमें रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, देन 3:1। ओके, चलो ऐसा ही कुछ नंबर 10 क्या है? 2 slits of Young's double slit experiment having width in ratio 1:25. The ratio of that intensity at maximum and minimum. इसका मतलब यहाँ पर width मतलब हमें इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है a1 upon a2, sorry, experiment width in the ratio is 1:25, मतलब यहाँ पर हमें width मतलब वहां पर मिलेगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रेशियो हमें दे रखा है I1 upon I2. The I1 upon I2 is 1/25। अब हमें the ratio of the intensity, the maximum and minimum interference pattern, I maximum upon I minimum पूछा है। तो हमें तो पता है कि intensity is directly proportional to square of the amplitude। एम्पलीट्यूड मिलेगा तो ये प्लस माइनस कर सकते हैं, इसका मतलब a1 square upon a2 square is 1/25। ओके, देन a1 upon a2 क्या होगा? 1/5 रूट ले लो। अब कंपोनेंट और डिविडेंड करो, मतलब a1 प्लस a2 और यहाँ पर a2 माइनस a1 करो। तुम a1 माइनस a2 करोगे तो भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का प्लस ही होगा। a1 प्लस a2 मतलब 6, 1 + 5 6, और a1 माइनस a2 1 - 5 करोगे 5 - 1 करो, इट इज 4 -4 के +4, क्योंकि यहां पर होगा इसका स्क्वायर करेंगे तब मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 6/4 हो जाएगा हमारे लिए 3/2। ओके, नाउ फॉर द I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो मैक्सिमम मतलब a1 प्लस a2 होल स्क्वायर,
because intensity directly proportional to the square of the amplitude. And minimum मतलब a1 minus a2 whole square. तो जो है उसका स्क्वायर करो, इट इज 9/4. ओके, तो ऐसे तुम कर सकते हो. तो दो क्वेश्चंस पूछते हैं, मैक्सिमम मिनिमम दिया हो और एम्पलीट्यूड पूछा है. तो पहले a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 मिलेगा और उस हिसाब से सोचो कि a1 अपॉन a2 क्या हो सकता है इसके लिए. अगर इंटेंसिटी का रेशियो है तो पहले एम्पलीट्यूड निकाल दो, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो करके मैक्सिमम मिनिमम के लिए वापस उसका स्क्वायर करो. ऐसा समझ में?